क्योंकि हर कोई ये ट्रैक नहीं कर सकता है। ट्रैक टफ है ये, बट बहुत सुंदर भी है। ये है चौखंबा और ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पूरी रेंज नज़र आ रही है ये पहाड़ों की। ये होटल पर पहुंचते ही हमें स्नोफॉल मिल गई भाई, इतनी भारी स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। मैंने अपनी लाइफ में सेकंड टाइम स्नोफॉल देखी है ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस व्लॉग में। आज हम आ चुके हैं उत्तराखंड की एक ऐसी जगह पर जिसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी यही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी हाइट पर है। दोस्तों, इस जगह का नाम है चोपता, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। और आज हम इस स्नो में चोपता से तुंगनाथ तक का ट्रैक करेंगे और देखेंगे यहाँ के बेहद खूबसूरत नज़ारे। ये है चोपता का पार्किंग एरिया और यहीं से ही तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है चोपता से ऊपर तुंगनाथ के लिए और बहुत बर्फ़ है, देख सकते हैं आप भाई। ट्रैक्स के ऊपर में भी बहुत बर्फ़ है और चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, शूज़ स्लिप कर रहे हैं, तो बीच बीच में रुक करके चलना पड़ रहा काफ़ी। और यहाँ पर ये कितनी स्नो है, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है ऊपर में, चारों तरफ स्नो पड़ी हुई है और ट्रैकिंग का मज़ा भी बहुत आ रहा है, बट वो स्लिप होने का डर भी बना हुआ है, क्योंकि चढ़ने में तो इतनी ज़्यादा स्लिपरी नहीं है, बट उतरने के टाइम पर होगा। तो अभी आगे देखते हैं कुछ इसका सॉल्यूशन मिलेगा तो। और लगभग अभी 1 किलोमीटर के करीब ट्रैक करके आ चुका हूँ। अभी लगभग 4 किलोमीटर का लगभग शायद ट्रैक और है अभी, और उसके ऊपर फिर 1 किलोमीटर और चंद्रशिला, और सांस फूल रहा है, बट मज़ा भी बहुत आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें साल के अंदर में सिर्फ 1 आध महीने ही दिखती हैं। इसके लिए अगेन फिर नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। तो इतना तो चलेगा यार, या आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट देते हो। ये देखो कितनी बर्फ है। आप देख सकते हो कितनी स्नो है यहाँ पर। सब लोग एडवेंचर के लिए यहाँ पर आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये बट कभी भी आप बर्फ के अंदर में रिस्क ना लें, क्योंकि स्लिपरी होता है और जो लैंडस्केपिंग है नीचे की तरफ जाती है वो, तो इसलिए यहाँ चोट लगने के और नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सामने ये जो है आप देख रहे हैं, ये है गढ़वाल रेंज पूरी है। उधर पीछे में बर्फ़ नहीं पड़ी है क्योंकि वो पहाड़ थोड़े से नीचे में है, और यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है पूरी है। और इसी से थोड़ी सी आगे जाकर के ही बीच बैक साइड पे, मतलब इन पहाड़ियों के बैक साइड में पीछे केदारनाथ लगता है, और ये भी सारा का सारा एरिया जो है वो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में आता है ये। और जिस टाइम पर सीज़न होता है तो यहाँ पर जब बर्फ़ ख़त्म हो जाती है, नीचे में आप देख रहे हैं ना घर बने हुए हैं, ये गांव वालों के घर हैं ये। अभी जब बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी तो ये गांव वाले वापस आ जाएंगे यहाँ पर, सर्दी की वजह से ये लोग नीचे चले जाते हैं। तो ऐसा ही है यहाँ का लाइफस्टाइल। और अगर इस टाइम पर ये ट्रैक करना है तो आपके पास में ट्रैकिंग के शूज़ होने बहुत ज़रूरी हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको रेंट पे शूज़ मिल जाएंगे आपके साइज़ के अकॉर्डिंगली। वो आप ट्रैकिंग जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, मतलब हायर कर सकते हैं। तो
ऐसा कुछ ट्रैक है, चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है। और हाँ, शूज़ के साथ में स्कीज़, जिसे चेन भी बोलते हैं, तो वो लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ आपके पास में तो स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि शूज़ होते हैं रबड़ के और रबड़ स्लिप करता है। तो स्कीज़ ज़रूर लें। और पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ है, वाइट चादर बिछी हुई है, मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि हर कोई ये ट्रैक नहीं कर सकता है। ट्रैक टफ है ये, बट बहुत सुंदर भी है। और मैं जितना ऊपर जाता जा रहा हूँ उतना ही व्यू सुंदर होता चला जा रहा है भाई। अब देख सकते हैं, ये इस टाइम का कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पर, ये देखिए। बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर। बट मैं ये कहूँगा कि इस ट्रैक को अगर आपको करना है तो अपनी फैमिली और बच्चों को बिल्कुल ना लेकर के आएँ, क्योंकि बच्चों के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और फीमेल्स भी जो फिज़िकली एक्टिव हों उन्हीं को लेकर के आएँ साथ में, अदरवाइज़ आप इस ट्रैक को एंजॉय बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। वैसे मैंने ये वाला ट्रैक जो है चार धाम की यात्रा के टाइम पे भी किया हुआ है, तो ये ट्रैक उस टाइम पर भी बहुत सुंदर लगता है ये। और उस टाइम पर यहाँ पर आपको खच्चर की फैसिलिटी मिल सकती है, बट इस टाइम पर कोई फैसिलिटी नहीं है, आपको खुद ही पैदल चल के ऊपर जाना है। और यहाँ पर कोई राइड्स वगैरह भी नहीं होती हैं, जैसे दूसरे और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के ऊपर में आपको एडवेंचर की राइड्स वगैरह मिल जाती हैं। यहाँ पर ऐसी कोई राइड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। ये देख सकते हो आप, कितनी खड़ी चढ़ाई है भाई, हालत ख़राब हो गई। अभी पीछे से ऐसी ही चढ़ाई करता हुआ आ रहा हूँ मैं। ये तो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, तो इसीलिए सपोर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट शूज़ ट्रैकिंग करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हेलो, कैसे हो? बहुत बढ़िया। बट आगे ध्यान से उतरना, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है यहाँ पर ध्यान से उतरना, ढलाने ज़्यादा। स्केटिंग किया है आपने? वो भाई के पास में नॉर्मल शूज़ थे, मैंने इसलिए उस भाई को बोला कि ध्यान से उतरना, कि स्लिप ना हो जाए वो। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जो कौवे होते हैं ना, ये शहर से डिफरेंट होते हैं थोड़े। ये अगर आपको दिख रहा हो, क्योंकि वो ऐसी जगह पर है और मैं बर्फ़ के ऊपर बिल्कुल खड़ा हूँ और ये स्लिपरी एरिया है पूरा, तो इसलिए मैं एंगल भी नहीं चेंज कर पा रहा हूँ ज़्यादा। तो ये ना बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं, एकदम जेड ब्लैक। तो अब ये देख सकते हो, ये रहा, बिल्कुल जेड ब्लैक कलर के होते हैं और इनका साउंड भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये देखो, ये देखो, ये धूप में आया ना, ये दिख रहा है, देखो कितना जेड ब्लैक कलर का एकदम। ये जितनी आगे जा रहा हूँ ना, ये ट्रैक उतना ही सुंदर होता चला जा रहा है। ये देख सकते हो आप, क्या व्यू है यहाँ का, मतलब इसको शब्दों में डिस्क्राइब कर पाना पॉसिबल नहीं है। चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। और मैं आपको बता दूं फिर यही बात कि विदाउट सपोर्टर शूज़ आप बिल्कुल भी इस ट्रैक को ना करें, क्योंकि ये ट्रैक बहुत ही स्लिपरी है। इसलिए तो भाई सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें इस पे।
सामने जो ये बड़े हिल्स दिख रहे हैं सेंटर में, ये है चौखंबा। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ मैं ये। कभी भी किसी भी ट्रैक के ऊपर में ऐसी गलती बिल्कुल ना करें जैसे ये भाई कर रहे हैं। ये अगर पैर स्लिप हुआ तो बचने के कोई चांसेस नहीं है दूर दूर तक भी। तो भाई अपने परिवार का ख्याल करो, पीछे आपके परिवार के लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं। बेफालतू में अपनी जान रिस्क में डाल के क्या फ़ायदा। और शॉर्टकट के अंदर में टाइम ज़्यादा लगता है। ये भाई हमारे साथ ही थे पीछे में और हम इनसे पहले पहुंच गए ऊपर में, और ये भाई अभी भी ट्रैक कर रहे हैं। भाई इज्जत का सवाल है, अब तो भाई गिरना मत। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा ये शॉर्टकट मारने का? क्या क्या कहना चाहोगे लोगों को कि भाई ये शॉर्टकट लेना चाहिए कि नहीं? लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, ट्रैक दिया है, प्रॉपर ट्रैक पे आओ, शॉर्टकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ पूछनी है, क्या रीज़न है ये लोग शॉर्ट मार रहे हैं, मतलब क्यों? ये रीज़न है शॉर्ट मारने का। लोगों को लगता है कि जल्दी पहुँच जाएंगे, वो तो वैष्णो देवी में भी होता है जल्दी, तो लेकिन जो ट्रैक आपका बना हुआ है उस पे जाओगे जो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें जान का भी खतरा है। और इधर एक और चीज बता दो, ये नीचे जब आप पर्ची काट तो इसीलिए ये शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। बताते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई कभी भी ट्रैक करें ना तो ट्रैक के ऊपर में यार ऐसे गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि पहाड़ों के अंदर में ना प्लास्टिक पिकिंग का कोई फैसिलिटी नहीं होती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जिस दिन ये स्नोफॉल ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में यहाँ पर जो लोकल शॉपकीपर्स हैं ये इसके अंदर में आग लगा देंगे, उससे होगा एयर पोल्यूशन। तो इससे बेटर है कि जहाँ से आप लाए थे नीचे में कहीं इसको ड्रॉप कर दो, तो ये रिसाइकलिंग में चली जाएगी, रिप्रोसेस में चली जाएगी। ये साथ कैरी करो बैग में। इस टाइम हम अभी 3400 मीटर की हाइट पर हैं समुद्र तल से। ये ट्रैक जो है ना बरसातों के टाइम में भी बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि मैंने एक बार पहले किया हुआ है, आज से कई साल पहले। तो बहुत सुंदर लगता है ये बरसातों के अंदर में। यहाँ पर जो ग्रीनरी उस टाइम पर दिखती है, जो व्यूज़ दिखते हैं ना, वो बहुत शानदार होते हैं। इस ट्रैक का सबसे फेवरेट जो मेरा व्यू है ना वो ये है। आप देख सकते हैं नीचे में ये कितनी गहरी खाई है और ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पूरी रेंज नज़र आ रही है ये पहाड़ों की। यहाँ ऊपर आकर के इतनी हैवी स्नोफॉल हो रखी है कि रास्ता ही, मतलब जो ट्रैक बना हुआ है वो पता भी नहीं चल पा रहा है कि ट्रैक कैसा है। बीच बीच में बहुत जगह पर ऐसा हुआ है कि ट्रैक गायब हो गया है। यहाँ पर क्या है कि जैसे लोग आगे चल रहे हैं तो उसके पीछे पीछे मुझे चलना पड़ रहा है। तो देख सकते हो यार कि कितना सुंदर व्यू है ये। खांसी भी हो रही है, कोल्ड भी हो रहा है, बट ट्रैक करना है फिर भी। ये देखो कितनी गहरी खाई है कि उतरते टाइम पर ये दिक्कत करेगी ये। यहाँ पर जब भी आप ट्रैक करने के लिए आए तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आप ट्रैक से अलग हट करके चलेंगे तो 500 से लेकर के 25,000 रुपये तक का चालान भी हो सकता है। तो इसलिए जो ट्रैक बनाया गया है उसी पे चलना है। अभी हम तुंगनाथ मंदिर के बहुत करीब हैं और देख सकते हैं आप कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये जो है ना सब ये मार्केट है, सब शॉप्स लगती हैं यहाँ मंदिर के बाहर में पूजा के सामान की और कुछ खाने पीने की। इस टाइम पर एक भी शॉप नहीं खुली है। अगर आप भी ये ट्रैक तुंगनाथ जी के मंदिर के कपाट बंद होने के बाद करने वाले हैं तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप अपने साथ में खाने और पीने का सामान ज़रूर साथ में कैरी करें,
अदरवाइज इस ट्रैक के ऊपर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इस ट्रैक के ऊपर में सबसे ज़्यादा लोगों को अभी पानी के लिए तड़पते हुए देखा है कि पीने के लिए एक घूंट पानी भी नहीं मिल पा रहा है किसी को। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर में। और बात करें तुंगनाथ मंदिर की, तो ये पंच केदार में से एक है जहां पर भगवान शिव की भुजाओं के दर्शन होते हैं। और कुछ लोग शायद पूछेंगे कि ये पंच केदार क्या है। तो ये कथा है महाभारत के समय की। कुरुक्षेत्र में युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए भगवान भोलेनाथ को ढूंढ रहे थे। तभी भोलेनाथ ने उनसे छुपने के लिए एक नंदी का रूप धारण किया और गुप्तकाशी की धरती में समाने लगे। तभी भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश करी, जिसके बाद उनका शरीर 5 हिस्सों में अलग अलग जगह पर प्रकट हुआ, जिन्हें आज हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। जिसमें सबसे पहले आते हैं केदारनाथ जी, जहां पर आपको कमर के दर्शन होते हैं। उसके बाद आते हैं मद महेश्वर जी, जहां पर आपको नाभि के दर्शन होते हैं। उसके बाद आते हैं तुंगनाथ जी, जहां आपको भुजाओं के दर्शन होते हैं। उसके बाद आते हैं रुद्रनाथ जी, जहां आपको भगवान के मुख के दर्शन होते हैं। उसके बाद आते हैं कल्पेश्वर जी, जहां पर आपको जटाओं के दर्शन होते हैं। और अगर आप कपाट बंद होने के बाद में तुंगनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मक्कू मठ में जाना होगा, क्योंकि कपाट बंद होने के बाद में तुंगनाथ जी की पालकी मक्कू मठ मंदिर में जाती है। और यहीं पास ही में ऊखी मठ शहर है, जहां है ओमकारेश्वर मंदिर, जहां पर आप केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ जी की डोली जो है ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में आती है। आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर से दर्शन करने के बाद लोग यहाँ पर स्नो में खेल रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो आप भी अगर विंटर्स में यहाँ पर आते हैं तो ये लुत्फ आप भी उठा सकते हैं। और अब हमारा टाइम हो चुका है नीचे चलने के लिए, तो अब चलते हैं यहाँ से वापस। और वापस से अंदर में जाते हुए आपको नीचे के नज़ारे दिखाते हैं कि कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। ये है उत्तराखंड का पुराने टाइप का घर, जब यहाँ पत्थर और मिट्टी से मकान बना करते थे। तो ये धरोहर यहाँ पर भी किसी ने सजोकर रखी हुई है। और देख सकते हैं कि जब ये लोग कपाट बंद होते हैं तो उससे पहले यहाँ पर क्या बंदोबस्त करके जाते हैं कि जिससे स्नोफॉल पड़े तो पानी अंदर ना जाए, इनके यहाँ पर अंदर में बिल्डिंग का नुकसान ना हो। तो कैसे आगे गेट पे दरवाज़ा बंद करने के बाद में उसके पीछे में पॉलीथीन लगाते हैं, फिर उसके बाद टीन शेड्स लगाए हुए हैं और ये पत्थर लगाए हुए हैं ताकि स्नोफॉल अंदर ना जाए। बट ये इस टाइप का स्ट्रक्चर ना देखने के लिए बहुत अब रेयर हो गया है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि जब इतनी हाइट के ऊपर में इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हो सकती हैं और हो रखी हैं ऑलरेडी, तो कोई इसको क्यों करवाएगा। क्योंकि अब क्या है ना कि इनको बनाने वाले लोग भी नहीं मिलते हैं और लोग बनवाते भी नहीं हैं इसको, क्योंकि पत्थर नहीं है यहाँ पर पहाड़ों के अंदर में। क्योंकि पत्थर तोड़ना जो है वो एक क्राइम है यहाँ पर पहाड़ों में। तो इसलिए यहाँ पर अब इस टाइप के घर दिखने मुश्किल है बड़े। और जो कुछ अभी दिख भी पा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को शायद वो भी ना दिख पाए। ये भी एक ऐसा ही है कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर। अभी देख सकते हो ट्रैकिंग चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती उतनी जितना उतरने के अंदर में प्रॉब्लम है, क्योंकि उतरने के अंदर में ना अभी बर्फ पिघल रही है तो स्लिप होने का डर है। ये देख सकते हो कैसे ढलान है बिल्कुल एकदम। ये मंदिर का ही कोई पार्ट है ये, बट मुझे नहीं पता ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई साइन बोर्ड लगा है और सब कुछ बंद पड़ा है कि यहाँ पर कोई बता भी नहीं सकता इस टाइम पर मुझे कि ये क्या है। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी तुंगनाथ का ट्रैक करूँगा तो बताऊँगा ज़रूर। ये है कुंड, आकाश कुंड। ओके, तो इस कुंड के अंदर में यहाँ पर लोग शायद नहाते हैं। तो नहा करके फिर उसके बाद तुंगनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कुंड भी पूरा बर्फ से ढका पड़ा है इस टाइम पर ये।
उतरते टाइम के जो व्यूज़ हैं वो और मज़ेदार हैं। आप देख सकते हो कितने ही शानदार व्यूज़ हैं यहाँ पर। अभी ये पूरी बर्फ़ की चादर। मेरे पास में अल्ट्रा वाइड एंगल पे शूट करने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको शूट करके दिखाता, नहीं तो मैं इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल के अंदर में, ये अल्ट्रा वाइड एंगल से ये नज़ारा ना बहुत सुंदर लगता, बहुत सुंदर। बट बर्फ़ के अंदर में ना कभी भी आप शॉर्टकट लेने का कोशिश ना करें, क्योंकि कहीं पर नहीं पता कि कहाँ पर नीचे में खोखला एरिया हो और आप उसमें धंस जाएं, और धंस गए तो यहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा। इस ट्रैक के ऊपर में ये शॉर्टकट कभी ना लें आप। और इस ट्रैक के ऊपर में चढ़ने से ज़्यादा ना उतरते टाइम यहाँ पर बहुत अच्छे व्यूज़ दिख रहे हैं। और रास्ते के अंदर में आपको एक ये मंदिर टाइप से बना हुआ है, जिसके ऊपर में तुंगनाथ जी के बारे में लिखा हुआ है कि वो कितनी हाइट के ऊपर में है, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना लंबा ट्रैक है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये पूरा एरिया केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में आता है, और यहाँ पर पक्षियों की पूरी दुनिया से डिफरेंट ब्रीड्स पाई जाती हैं, जिनको यहाँ दिखाया गया है। और इन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया से बर्ड वॉचर्स यहाँ पर आते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत से जानवर भी मिलेंगे देखने के लिए, जो यहाँ बताए गए हैं, दिखाए गए हैं बोर्ड्स के ऊपर में, आप देख सकते हैं। और ये कोई आम जानवर नहीं, शेर, भालू, जंगली सूअर और भी बहुत से जंगली जानवर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पर, जो कि आपको जिम कॉर्बेट में देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और मुझे यहाँ पर फिलहाल बर्फ के ऊपर में घूमती हुई एक गाय दिखी है। अभी हम इस ट्रैक के एंड पॉइंट के पास पहुंच चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ शॉप्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको खाने पीने की फैसिलिटीज भी मिल जाएगी, और इन्हीं शॉप से आपको शूज, स्टिक्स, गोगल्स और स्किंग्स ये सब रेंट पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम सब भी बिना स्किंग्स लिए ही निकल गए थे ऊपर, और बीच रास्ते में जब उसकी ज़रूरत लगी तो मैंने वहाँ से अपने साथ वालों को भेजा, और फिर वो नीचे आके स्किंग्स लेकर के दोबारा ऊपर आए। और अब हम यहाँ से चलते हैं अपने होटल की तरफ, और मैं दिखाता हूँ आपको कैसा व्यू है मेरे होटल का। और सामने भी आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर व्यू दिख रहा है पहाड़ों का, प्यारी सी बर्फ पड़ी हुई है ऊपर में, बहुत सुंदर मन मोह लेने वाला दृश्य है ये। आप देख सकते हो रास्ते में भी कितनी बर्फ पड़ी हुई है। तो जब यहाँ पर स्नोफॉल होती है तो उस टाइम पर कैसा नज़ारा होता होगा। और मुझे पता चला है कि शायद अभी थोड़ी देर में स्नोफॉल हो सकती है, कि ऐसा वेदर बना हुआ है यहाँ पर। तो देखते हैं, अगर हमारी किस्मत में हुआ स्नोफॉल को देखना तो ज़रूर हम उसको भी लाइव रिकॉर्ड करेंगे। और जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ, इस होटल का नाम है चोपता हाउस, और ये इस पूरे एरिया की सबसे लग्जरी प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों, जैसे ही हम अपने होटल पर पहुँचे, होटल पर पहुँचते ही हमें स्नोफॉल मिल गई। भाई इतनी भारी स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। मैंने अपनी लाइफ में सेकंड टाइम स्नोफॉल देखी है ये, बहुत ही अमेजिंग व्यू है, बहुत अमेजिंग। और ये है वो होटल जिसमें मैंने स्टे किया हुआ है, चोपता हाउस। तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही लग्जरी प्रॉपर्टी है। सारी फैसिलिटीज़ आपको इस होटल के अंदर में मिल जाएंगी। इस पूरे एरिया में मोबाइल के नेटवर्क्स की प्रॉब्लम होती है, बट इस होटल के अंदर में इंटरकॉम तक की फैसिलिटी अवेलेबल है, वाईफाई की फैसिलिटी तक अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।